हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी के लक्ष्मीकांत। तो इंट्रोडक्शन वीडियो 3 वीडियो में अपलोड किया गया और फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर नंबर 1, तो इसका 3 पार्ट्स अपलोड किया जा चुका है और ये है चौथा पार्ट्स। तो हमने 1861 के अधिनियम को पढ़ा। तो उससे पहले छोटा सा रिव्यू मैं आपको पहले दे दूँ। तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हो गया कि अगर भारत में हुकूमत करना है तो भारत के लोगों का भी सहयोग लेना होगा और अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा। तो फिर ये सोच के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट पास किए, जैसे 1861, 1892 और 1909। तो इस तरीके से भारतीय वे लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए और काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मूवमेंट होने के बाद इस तरह के एक्ट जो है पास किए गए। तो 1861 के बारे में हमने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे 1892। तो 1861 का वीडियो आप पहले देख लो तो फिर 1892 आपको ठीक से समझ में आएगा, और बाकी का सारे वीडियो देख लो तो बेहतर है। चैप्टर नंबर 1 से हम पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, तो पूरा आई होप कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ये जान लो कि मैं पूरा लक्ष्मीकांत आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो ईजी हो चाहे वो मुश्किल हो, सारे चैप्टर में कवर कराऊँगा। ठीक है, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, तो 1892 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। 1861 के हमने पढ़ा, तो इसके फीचर क्या थे। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ठीक है, दूसरा यह हुआ, मतलब पहला समझ लो, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मतलब काउंसिल के मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया। तो 1861 में यह था कि जो बजट पर काउंसिल के जो मेंबर थे, जो भारतीय काउंसिल के जो चुनिंदा जो मेंबर जो हुआ करते थे, वो बजट पर बहस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इनको ये स्वीकृति प्राप्त हुई। देखिए, ये बहुत छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन उस दौर में ये चीज़ बहुत बड़ी बात थी। खासतौर से अगर आप ब्रिटिश काउंसिल में अगर आपको उस दौर में अगर आप उस वक्त में अगर जी रहे होते तो ये एक काफ़ी बड़ा आपके लिए खुशी की बात होती कि आपको बजट में बहस करने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बजट हर साल जो है तय कर रही है। तो बजट में एक बहुत बड़ा बजट डिफेंस पर होता था, फिर उसके बाद जो है अपनी हित को पूरा करने के लिए होता था। तो ऐसे में बजट पर सवाल करना इंडियन काउंसिल मेंबर को अगर ये मिल जाता, ये प्रश्न उठाने का अगर मुद्दा मिल जाता, तो उस दौर में ये काफ़ी बड़ी बात हुआ करती और ये उत्तर देने के लिए इसको अधिकृत किया। दूसरा फीचर था 1892 का। और तीसरा था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। ठीक है, और इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो आगे देखें, आगे इसके क्या फीचर थे। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय के गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका की परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। यानी कि वायसराय के काउंसिल के मेंबर चुने गए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले भारतीय थे जिनको जो है वायसराय के काउंसिल में जो है इनको चुना गया, विधि सदस्य इनको बनाया गया था। पाँचवा इसका फीचर है, इस अधिनियम ने, देखो ये सवाल भी काफ़ी पूछा गया कि वायसराय के काउंसिल में 1892 के अधिनियम में, देखिए फीचर पूछा जाएगा। फीचर आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लो, अच्छे तरीके से इसको बार बार याद कर लो और शॉर्ट नोट बना लो ताकि आपको याद हो जाए। सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा के कल को कई बार जो है कई सारे सिविल सर्विस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, PCS के एग्जाम में पूछा गया। तो इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। और एक मिनट, नहीं, ये 1909 में थोड़ा सा, हाँ, पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये तो 1909 का है, तो इसमें नहीं। 1892 का फीचर ये 3 फीचर था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। 1892 के अधिनियम का फीचर ये 3 फीचर था, इसको हमने पढ़ा। ठीक है, तो आगे का देखिए, आगे का था 1909 के अधिनियम की विशेषता है। तो 1909 में अधिनियम पास किया गया, तो इसके क्या फीचर थे। देखिए, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, तो इसका नाम इसलिए मार्ले मिंटो रखा गया क्योंकि राज्य सचिव जो थे, भारत के सचिव, वो थे मार्ले मिंटो। ठीक है, और भारत में मिंटो वायसराय थे, लॉर्ड, ठीक है, मार्ले में राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे, तो इसीलिए इसको मार्ले मिंटो कहा गया। तो इसके क्या फीचर थे। इसके फीचर थे, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी। मतलब समझ रहे हो बात, मतलब सेंट्रल में और काउंसिल में, यानी कि स्टेट काउंसिल में विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी। ठीक है, केंद्रीय परिषद में संख्या 16 से 60 हो गई
केंद्र में मतलब 16 से 60 मेंबर हो गए और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। ठीक है, ये देख लो, पहला फीचर था 1909 के अधिनियम का। दूसरा था इसने केंद्रीय परिषद में, देखिए अब डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है, मतलब अब देख लीजिए जिस तरह का सिस्टम हमारे देश में है, अब इस तरह के सिस्टम की तरफ धीरे धीरे बढ़ा जा रहा है। ठीक है, हमने देखा 1861 की और 1992 की और फिर 1909 की। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब भारतीयों का सहयोग लिया जा रहा है और फिर धीरे धीरे जो है डिसेंट्रलाइज चीज़ें होती चली जा रही है। तीसरा फीचर था कि इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। तीसरा फीचर था, दूसरा ये था, तीसरा फीचर था इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया और उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट का संकल्प रखना आदि। दायरा बढ़ाया गया किस तरह? अनुपूरक प्रश्न पूछने का मतलब क्या हुआ? सपोज डेट कि किसी से एक व्यक्ति से कहा गया, किसी मंत्री से, कि आपने ये जो इतना खर्च किया है रोड बनाने के लिए, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना रोड बनाने के लिए जो खर्च किया है, इसमें टोटल खर्च तो 1 लाख रुपया आता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसमें जो है 5 लाख रुपया हो गया, तो 5 लाख कैसे हो गया? तो उनको ये आपने मतलब जैसे कि सवाल किया, तो उनको वो जवाब देना है। ठीक है, तो जब वो जवाब देंगे तो फिर आपका सवाल पैदा हो जाएगा, तो ये फिर आप सवाल करेंगे तो फिर वो अनुपूरक प्रश्न होगा। समझ रहे हो बात? अनुपूरक प्रश्न क्या होता है समझ लो, तो यही होता है। तो बजट पर संकल्प रखना, ये चीज़ें जो है अनुमति प्रदान कर दी गई। और इसके क्या फीचर थे? और इसके फीचर थे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इसी में कार्यपालक वायसराय के काउंसिल में मेंबर बनाया गया। ठीक है, 1892 में नहीं था, सॉरी, देखो मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, गलती करूँगा, गलती को नज़रअंदाज करना। तो 1892 के अधिनियम में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नहीं बनाया गया था। 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के काउंसिल में मेंबर चुना गया था और इनको विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, और इस अधिनियम ने मुस्लिमों को एक पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या था? मतलब मुस्लिम मेंबर को, यानी कि मुस्लिम जो खड़ा है, जो मेंबर चुनाव के लिए, उस मेंबर को केवल मुसलमान ही वोट कर पाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये प्रदान किया गया मुसलमानों को, मतलब सांप्रदायिक वोट, समझ रहे हो, सांप्रदायिक मुसलमान नेता को केवल और केवल मुसलमान वोट दे पाएंगे। तो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक बीज बोई गई थी 1909 में। देख लो, कहा जाता है ना कि पाकिस्तान बनाने का जो है पूरा का पूरा जो है मुस्लिम लीग पर जाता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन याद रखना ये जो नफरत की जो बीज ब्रिटिशर ने जो बोनी शुरू की थी, वही बीज धीरे धीरे बहुत बड़ा वट विशाल कहीं ना कहीं पेड़ वो बन रहा था, लेकिन इस चीज़ को आज के लोग नहीं समझते। ठीक है, तो ये शुरुआत 1909 में ही कर दी थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो है शुरू कर दिया था। मुसलमान मेंबर को केवल मुसलमान ही चुनने का प्रावधान किया गया 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में। तो इसने प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान भी किया गया। तो ठीक है, इनके लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। तो आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, अब देखिए, आप अब थोड़ा सा दिख रहे हैं नाम में किस तरह चेंज आ रहा है। भारत शासन यानी कि भारत पर शासन अधिनियम। ठीक है, 1919। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। उत्तरदायी सरकार क्या होता है? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि हमारा लक्ष्य भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है। देखो, इसके लिए काफ़ी संघर्ष होता रहा, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर काफ़ी जान गंवाते रहे, काफ़ी मूवमेंट हुआ, काफ़ी कुछ होता रहा। 1919 में गांधी जी भी आ गए थे, समझ रहे बात? 1917 में आए थे शायद। तो ये चीज़ें चल रही थी, काफ़ी मूवमेंट हो रहा था। ये ऐसे ही हमको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से भारतीयों का जो है प्रतिनिधित्व यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा था, बहुत टफ था ये। ठीक है, तो 1919 में भारत शासन अधिनियम जो पास हुआ, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो फिर यहाँ पर जो बात की जा रही, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो बात की, उद्देश्य ये कहा कि हमारा मकसद है उत्तरदायी सरकार स्थापना करना। तो उत्तरदायी सरकार क्या होता है, समझ लो बात। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है? सपोज डैट कि एक चीज़ कुछ है, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाया, ठीक है, तो आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उससे पूछ सकते हो कि भाई साहब आपने ये काम किया है, तो आप इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे और आपको जनता के, आवाम के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो क्या आपको लगता है कि ब्रिटिशर इस तरह की सरकार स्थापना करने की तरफ बढ़ रहे थे? बिल्कुल, वो उत्तरदायी सरकार बात कर रहे थे, वो केवल और केवल उन लोगों के लिए बात कर रहे थे जो हमारे देश के लोग जो चुने जा रहे थे, उनको जो चुने जा रहे थे, तो उनको लेकर ये बात की जा रही थी कि उत्तरदायी सरकार। बल्कि अगर कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई मेंबर है तो उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं जा सकता, वो जो मर्जी करे उनका, पर कोई पाबंदियाँ नहीं होती थी। तो ठीक है, क्रमिक रूप से तो 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया। देखो, इससे बहुत सवाल बनते हैं, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और कई सारे सवाल पूछे जाते रहे। तो ठीक है, 1919 में बना भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की गई कि हमारा उत्तरदायी सरकार स्थापना करने का मकसद है, और 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया और 1921 से लागू हुआ। ठीक है, और इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, देखो याद रखना, 1909 को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है और 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, तो मॉन्टेग भारत का राज्य सचिव थे, ठीक है, और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। तो देखिए, इस तरीके से दोनों का नाम जोड़ करके ये 1921 में जो लागू हुआ, इसका नाम इस तरीके से रख दिया गया। तो इसके फीचर क्या थे? इसके फीचर ये थे, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची के पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों में केंद्रित कर नियंत्रण कर किया गया। देख रहे हो, समझ लो, आज जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, 3 लिस्ट है। एक होता है सेंट्रल लिस्ट, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, एक होता है स्टेट लिस्ट, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं, और एक होता है रेजिडरी लिस्ट, जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकते हैं। तो इस
इस तरीके से, मतलब इस तरीके से हमने पॉलिटिकल जो हमारी वृद्धि हुई, हमने यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो इसकी शुरुआत 1919 में हुई, ठीक है। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान करके अलग अलग कर दिया गया। इसका पहला फीचर ये था, ठीक है। दूसरा फीचर ये था, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया और हस्तांतरित और आरक्षित कर दिया। और मतलब आरक्षित हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य पर वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को यूनानी शब्द डायआर्की का उत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। डायआर्की मतलब समझ रहे हो, दो ही प्रणाली, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो काफ़ी हद तक जो है ये असफल ही रही, मतलब ये भी काफ़ी हद तक, मतलब जो उत्तरदायी गवर्नमेंट की बात बनाने की कही गई तो उत्तरदायी गवर्नमेंट नहीं बन पाया, ठीक है, समझ रहे हो बात। यानी कि चीज़ें जो है उसी तरीके से चलती रही जिस तरीके से ब्रिटिशर चाहते थे। दूसरा फीचर ये था। तीसरा फीचर यह था कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्टली तौर पर आप जो है अपने प्रतिनिधित्व को वोट करके मेंबर को पार्लियामेंट में आप, मतलब काउंसिल में आप भिजवा सकते थे। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। जिस तरीके से आज हम देखते हैं इस तरीके से 1919 के अधिनियम के द्वारा ही ये प्रगति हुई। तो दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया, मतलब इनको वोट देकर के जो है प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा वोट प्राप्त करके ही इनको चुना जाता था। तो ये शुरुआत हो गई थी। इसका तीसरा फीचर था 1919 के अधिनियम का। चौथा फीचर ये था कि इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। यानी कि कमांडर इन चीफ छोड़ दीजिए तो इनके 3 सदस्यों को, वायसराय के काउंसिल में 6 मेंबर थे तो 3 को होना भारतीयों को, 3 भारतीय का होना इनको कंपलसरी कर दिया गया था। पांचवा फीचर ये था इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों और भारतीयों और ईसाइयों को और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को प्रसारित किया। देखिए 1909 के सुधार अधिनियम में हमने देखा, मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम में देखा कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन कर दिया गया। यानी कि मुसलमान नेता को ही केवल मुसलमान वोट दे पाएंगे। और अब इसका एक्सपेंड कर दिया गया 1919 के अधिनियम में, इनको एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। सिखों को भी, भारतीयों ईसाइयों को भी और आंग्ल भारतीयों को भी जो है इनके पृथक निर्वाचन कर दिए कि यही लोग इनको वोट करेंगे। तो किस तरीके से देखिए तोड़ने का, मतलब टुकड़े टुकड़े करने का जो है इस तरीका चल रहा है। 1909 में तोड़ा, इससे फ़ायदा हुआ, देखा कि और इसको आगे एक्सपेंड करना है तो इसको सिखों में भी और ईसाई और एंग्लो इंडिया समझते हो, यानी कि जो अंग्रेज यहाँ रह गए ना उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, तो इसको विस्तारित कर दिया। छठा इसका फीचर यह था, इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। यानी कि मताधिकार मतलब हर किसी को मत देने का अधिकार नहीं था, जिसके तौर पर इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा, मतलब जो लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, और शिक्षा है, शिक्षित लोग हैं आधार पर, मतलब जो टैक्स देते हैं, जिनका पास एक अच्छा शिक्षा क्राइटेरिया होगा, नॉलेज होगा, तो उनके लिए मतलब मताधिकार प्रदान किया गया। सातवां ये था, इस कानून ने लंदन में भारत उच्चायुक्त के कार्यालयों का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब कुछ उच्चायुक्त हाई कमीशन, लंदन में हाई कमीशन जो है लगाया गया, मतलब बनाया गया, मतलब स्थापित की गई, ठीक है। और भारत सचिव के कुछ कार्यों को हाई कमीशन को जो है सौंप दिया गया, मतलब हस्तांतरित कर दी गई। और आठवां फीचर था, इसके एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, मतलब लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी किस तरीके से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एग्जाम करवाती है, आईएएस आईपीएस और सिविल सर्वेंट लोगों की भर्ती करने के लिए, उसी तरीके से लोक सेवा आयोग निर्माण किया गया 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती करने के लिए। 1919 के अधिनियम में ये फीचर था। नौवां इसका फीचर था, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए दिया। मतलब केंद्र का बजट और राज्य का बजट पहले एक साथ आ रहा था, मतलब बहुत मुश्किल से चीज़ें चल रही थी। अब क्या हुआ कि केंद्र का, स्टेट का बजट जो है अलग कर दिया गया। इसका 10वां फीचर था, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत, मतलब 10 वर्ष के बाद इसका रिपोर्ट बतानी थी कि क्या किस तरीके से चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है। तो ये था, आपको आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो 1935 का अधिनियम हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो और जो भी जिसको भी शेयर करो तो देखो वो आईएएस का स्टूडेंट हो और उसको कहो पूरा देखने के लिए, ठीक है। और उनको भी कहो कि वो शेयर करें, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन हो तो इसी तरह वीडियो कंप्लीट करता रहूँ। ओके, थैंक यू।